आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने लेक्चर अभी रिया चक्रवर्ती पे लिया था, फिर से ले रहा हूं, लेकिन इसमें मैं आपको एनडीपीएस एक्ट समझाऊंगा। बहुत लोगों को शायद समझ नहीं आ रहा होगा कि इसमें एनडीपीएस एक्ट है क्या। इसमें जो टर्म्स हैं, साइकोट्रॉपिक का क्या मतलब होता है, नार्कोटिक्स का क्या मतलब होता है, ये उस समय तो मैं समझा नहीं पाया था, लेकिन मैंने कहा कि चलो बाद में आराम से अब ये खबर को पूरा हो जाने देते हैं और उसके बाद आराम से आपको समझाऊंगा। तो अब हम समझाते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस लेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे भी आपको समझना है। सिंपल सी एक चीज आपको बताना चाहूंगा। मुझे काफी मैसेजेस आए हैं, आते भी रहते हैं अभी, और मैं अपने तरीके से हेल्प भी करता हूं। बहुत लोगों ने ये बोला है कि सर मैं किसी ना किसी तरीके का नशे का आदी हूं। किसी ने मुझसे बोला है कि मैं सिगरेट इतनी ज़्यादा पीता हूं कि मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं। कुछ लोगों तो ऐसी पोजीशन पे थे जो इतना ज़्यादा उनका मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था ड्रग्स के चक्कर में। तो दोस्तों, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप ये सारी चीज़ें कर क्यों रहे हैं। अल्टीमेटली जो लोग नशे के आदी होते हैं, आप ज़रा एक मिनट ठहर के समझिए। मुझे पता है बहुत मुश्किल होता है कि इससे आपको तो कोई फ़ायदा तो है नहीं, ये तो आपको खा जाएगी, आपके पैसे जा रहे हैं। और डेफिनेटली एक्सपर्ट की हेल्प लीजिए, इस प्रॉब्लम को समझिए, एक्सपर्ट्स की हेल्प लीजिए। बहुत सारे रिहैब सेंटर्स हैं, जाना हो तो वहां पे भी जाइए। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, कभी भी किसी भी तरीके का नशा मत पालिए। कोई कितना भी कहे, शराब पी लो, पार्टी में जाते हैं, दोस्त बोलते हैं, मजाक उड़ाए, कुछ भी कहें, उनको गिव देम बैक टू हर, गिव देम बैक, वॉट एवर दे टेल यू, गिव देम बैक। अगर उनको लग रहा है, आप बताइए कि जो तुम कर रहे हो कितना गलत है, शराब पीने के कितने खराब कंसीक्वेंस होते हैं, आप बताइए, पढ़िए, रिपोर्ट्स हैं, डॉक्टर्स ने बोला है। लेकिन कभी भी इन सारी चीजों में इंडल्ज ना हो, बर्बाद हो जाएंगे आप, लिख के रख लीजिए, ठीक है। तो थोड़ा सा एहतियात बरतें। और एक चीज और बताना चाहता हूं कि इन ऑर्डर टू हैव अ गुड माइंडसेट, यू नीड टू क्लीन योर सेल्फ। अपनी बॉडी को जितना क्लीन रख सकते हैं उतना रखिए, जितना सात्विक हो सकता है उतना होइए, अपने आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे, यूनिवर्स आपके साथ और सक्सेस भी आपको मिलेगी। मैं इसलिए ये थोड़ा सा ज्ञान दे रहा हूं आपको, क्योंकि मेरे पास ऐसे मैसेजेस आते हैं, है ना। तो बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए, हम सब आपके साथ हैं। और अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है तो आप एक्सपर्ट्स से बात करें। फिलहाल हम एनडीपीएस एक्ट को समझते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्टा पे मैं आ गया हूं, एक साल से आप बोल रहे थे इंस्टा पे आ जाओ, अब मैं आ गया हूं, जाके फॉलो करिए। साथ ही साथ यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, आप स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके इनको अवेल कर सकते हैं। टेलीग्राम पे 10,200 सब्सक्राइबर है, आप ये वाला ग्रुप मेरा ज्वाइन करिए। चलो, पहले तो केस आपको पता ही है, आई होप। अभी परसों ही गिरफ्तारी हो गई रिया चक्रवर्ती की। मीडिया तो बिल्कुल ही आपने देखा, एकदम भौचाल आ गया वहां पे। और 10 लोगों को इस केस में ऑलरेडी गिरफ्तार किया जा चुका है। सो द 10 अक्यूज्ड, अच्छा कौन से सेक्शन में इनको बुक किया गया है? सेक्शन 8, 20, 22, 27A, 28, 29, 30 ऑफ द एनडीपीएस एक्ट। अभी एनडीपीएस एक्ट को मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। और यही है, देखिए, ड्रग्स की बात है तो जाहिर सी बात है, या तो ड्रग्स बिकेगा, ठीक है, या आप उसको कंज्यूम करेंगे, दो ही चीज है। आप बेचेंगे, आप कंज्यूम करेंगे। अब क्या आपका बेचने में हाथ है? क्या आप कंज्यूम कर रहे हैं? यहां तक अगर आप कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, किसी को सप्लाई भी करवा रहे हैं, जैसे यहां पे रिया चक्रवर्ती का कहना है कि मैंने ड्रग्स नहीं लिए, मैं तो ड्रग्स खाली सुशांत सिंह राजपूत को देती थी, वो भी एक क्राइम है। वो भी, आप किसी को ड्रग्स दे भी नहीं सकते। आपको पता है इसमें मैक्सिमम पेनाल्टी कितनी है? मैक्सिमम पेनाल्टी, अभी तक तो मैंने खाली आपको टर्म ऑफ इंप्रिजनमेंट दिखाया था कि कितने सालों तक सजा हो सकती है। मौत की सजा भी है इसमें, डेथ पेनाल्टी भी आपको मिल सकती है। आपको पता है ऐसा क्यों है? इतनी ग्रेव पनिशमेंट एक्सट्रीम केसेस में, जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम चला जाता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ड्रग्स पूरी सोसाइटी को बर्बाद कर देता है। भारत में ओपीएम की जो खेती है ना, भारत में मुंबई से शुरू हुई, बिहार में होती थी। भारत में बहुत सारे शहर ओपीएम की वजह से काफी अमीर हो गए। ये सब अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, अगर आप पढ़ें कॉलोनाइजेशन के समय में कैसे डच और ब्रिटिश ये ओपीएम की खेती में पूरा डूबे हुए थे, इनको खूब प्रॉफिट मिल रहा था। चाइना में ओपीएम वॉर हुए थे ना, 2 ओपीएम वॉर, चाइना एक एक इंसान को लत लगाती थी ड्रग्स की, बर्बाद हो गया था चाइना। आप दिन भर नशे में रहेंगे, क्या आप काम कर पाएंगे?
आप बताइए, एक पूरी सोसाइटी, पूरी फैमिली बर्बाद हो रही है। इसीलिए पेनाल्टी जो है ना, सॉरी, जो पनिशमेंट है वो इतना सीवियर है, ठीक है? क्योंकि ड्रग्स जो है ना वो सब बर्बाद कर देता है। लेकिन ड्रग्स बहुत जरूरी भी है, कंज्यूम करने के लिए नहीं। जितनी भी दवाइयां आती हैं विदाउट ड्रग्स तो होती ही नहीं। ड्रग्स तो होता ही है ना, कैंसर के इलाज के लिए, बीमारियों के, बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए आपको ड्रग्स, आपको दवाई लेनी ही पड़ती है, ठीक है? अब एनडीपीएस का थोड़ा सा मतलब आप देखिए। एनडीपीएस क्या है? नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। नार्कोटिक्स आप समझते हैं, नार्कोटिक्स मतलब होता है जो नशीले पदार्थ होते हैं, जैसे कैनबिस, मारुआना। साइकोट्रोपिक जैसे एमडीएमए, जिनसे खा के आपको नींद आती है, ठीक है? कई बार डॉक्टर्स भी कुछ साइकोट्रोपिक सब्सटेंस को एडवाइस करते हैं, आप जब खाएंगे तो इनको खा के आपको नींद आएगी। लेकिन ये भी लोगों की आदत पड़ जाती है। लोगों को नींद नहीं आ रही आजकल, ठीक है? नींद नहीं आती, उनको इंसोम्निया है, जबरदस्ती विदाउट डॉक्टर की एडवाइस के ये ड्रग्स लिए जाते हैं। आदत पड़ जाती, खून में ना, ये खून आपका कंसिस्टेंटली मांगता रहता है, ठीक? तो ये है एनडीपीएस, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, ठीक है? अब भैया इसके अंदर आती है एनसीबी, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो कि इन सारी चीजों को देखती है। तो एनडीपीएस एक्ट को 1985 में लागू किया गया था। 23 अगस्त 1985 में बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। उस समय प्रेसिडेंट ज्ञानी जेल सिंह, प्रेसिडेंट सीरीज देखिएगा, सारे राष्ट्रपतियों की बायोग्राफी और सारे प्राइम मिनिस्टर्स की बायोग्राफी। अगर आपको इंडिया आफ्टर गांधी समझना है, 1947 से लेकर अभी 2020 तक 53 साल का जो सफर है, मैंने बहुत अच्छे से कवर किया, आप देखिएगा, ठीक है? तो एनडीपीएस एक्ट 1985 में आया। 14 नवंबर 23 अगस्त को इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया और 14 नवंबर को 1985 पास कर दिया गया, मतलब फोर्स में आ गया। 16 सितंबर को ज्ञानी जेल सिंह ने इसको एसेंट दिया, 14 नवंबर को ये फोर्स में आ गया, ठीक है? 14 नवंबर 1985 से एनडीपीएस एक्ट लागू है। अब अगर ये एक्ट नहीं होता, मान लीजिए अगर ये एक्ट नहीं होता, जितना ड्रग्स लेना है, इसीलिए तो कानून बनाया जाता है ना। ये जो ड्रग्स है ना, आप समझिए, देखिए भारत में ड्रग्स आता कहां से है? भारत में दो हैं, एक तो गोल्डन क्रेसेंट है और एक गोल्डन ट्रायंगल है। गोल्डन क्रेसेंट में आपका पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान आ जाता है। अफगानिस्तान में तो पूरा ओपीएम की खेती, वो जो तालिबान है अभी जो कंट्रोल करता है, वो तो पूरा ओपीएम की खेती पे ही निर्भर करता है ना। वहां से बहुत पैसा आता है, इलीगल ट्रैफिकिंग वहां पे बहुत होती है। तो पाकिस्तान, उड़ता पंजाब मूवी भी देखी होगी आपने, ये गोल्डन क्रेसेंट का हिस्सा है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, वहां से इलीगली इसको किया जाता है। और इधर गोल्डन ट्रायंगल है। चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, गोल्डन ट्रायंगल में कौन से देश आते हैं? ये मैं 2-3 बार आपको बता चुका हूं, लेकिन ये आपको बताना है। और जो गोल्डन ट्रायंगल है वो आपका नॉर्थ ईस्ट से जुड़ता है। तो नॉर्थ ईस्ट से इधर आपका पाकिस्तान से होते हुए, पंजाब से होते हुए ड्रग्स आ रहा है, और इधर नॉर्थ ईस्ट से ड्रग्स आ रहा है, और ये सब इलीगली ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब 1980s में ये बहुत ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है? हमारे यहां नशीले पदार्थ जो है, इनका कोई लगाम तो थी नहीं, तो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, खूब लोग पैसा कमा रहे थे, तब इस एक्ट को लाया गया। 1980s में दोस्तों अमेरिका में भी बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। अमेरिका में एक समय पे, अमेरिका में ड्रग्स को बहुत कंज्यूम किया जाता है, अब तो नहीं, खैर अभी भी वैसे है, ऐसा नहीं है। 1980 में 30%, स्कूल के 30% बच्चे ड्रग्स लेते थे, क्योंकि मेक्सिको से उधर ट्रांसपोर्ट किया जाता था। वो भी हालांकि कहानी है, मैंने पाब्लो एस्कोबार की बायोग्राफी रिव्यू की, उसमें मैंने बताया है। किसी दिन मैं एक लेक्चर लूंगा कि किस तरीके से अमेरिका जो है और मेक्सिको जो है, मेक्सिको आज भी वहां पे ड्रग्स, एक तरीके से मेक्सिको सिटी जो है, बहुत बड़े बड़े माफिया रहते हैं वो, और ये ड्रग कार्टेल्स चलाते हैं, कैसे वहां पे वो सब होता था। तो रोनाल्ड रीगन आए 1981 में, तब जाके उन्होंने ड्रग्स को सब पे शिकंजा कसा। और इसी दौरान 1985 में भी हमारे यहां एनडीपीएस एक्ट आया। एनडीपीएस एक्ट को 3 बार अमेंड किया जा चुका है, 1988, 2001, 2014। बहुत लोग बच्चे मुझसे थोड़ा, मतलब बहुत नहीं, लेकिन कुछ बच्चे जो है वो कहते हैं कि सर आप थोड़ा सा टॉपिक पे रहा करिए, आप बहुत ज्यादा बता देते हो। देखो यार, ये नॉलेज है, जितनी नॉलेज होगी उतना अच्छा है। मैं दिन भर पढ़ता रहता हूँ, पढ़ना मेरी आदत है, तो मैं चाहता हूँ कि एक टॉपिक से अगर कोई दूसरा टॉपिक कनेक्ट हो रहा है तो वो भी आपको पता चल जाए, ताकि आप सर्च करो और पढ़ो उसके बारे में। मेरी यही कोशिश रहती है। अब दोस्तों, ये तो चलो थोड़ी एनडीपीएस एक्ट की हिस्ट्री हो गई। अब हम प्रोविजंस की बात करते हैं। देखिए, अगर आप बहुत ही कम मात्रा में ड्रग्स को ले रहे हैं तो आपको इम्यूनिटी भी मिल सकती है। बिल्कुल, इस सेक्शन 64A के तहत आप मेडिकल ट्रीटमेंट अगर जाने को तैयार हैं
आपने बहुत ही कम मात्रा में ड्रग्स लिया है तो सेक्शन 64A के तहत आपको कोर्ट इम्यूनिटी भी दे सकता है। तो एनडीपीएस एक्ट एक तरफ सख्त भी है और एक तरफ नरम भी है। आप गलती मानिए, बोलिए कि हाँ मैंने बहुत ही कम मात्रा में लिया है, आप मेडिकल ट्रीटमेंट जाइए, इलाज करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, इम्यूनिटी मिल जाएगी। लेकिन बेटा अगर तुम इसकी खरीद फरोख्त में शामिल हो, दूसरों को ड्रग्स दे रहे हो, उकसा रहे हो, तब तो फिर हमारा फिर कानून नहीं छोड़ेगा। मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी है? डेथ पेनाल्टी, मौत की सजा भी हो सकती है सेक्शन 31A के तहत। लेकिन ये बहुत ही कम ऑफेंसेस में होती है। जब कमर्शियल क्वांटिटी जो है ड्रग की, उसके लिए किसी को अक्यूज किया जाता है, ठीक है, कोई बहुत महंगा ड्रग है या कमर्शियलाइजेशन हो रहा है ड्रग्स का, उसके लिए अगर किसी को अक्यूज किया गया तब तो आप पूरे देश को ही बर्बाद कर रहे हो ना, वहां पे आपको डेथ पेनाल्टी मिल सकती है। समझ गए? अब हम थोड़ा सा रिया चक्रवर्ती के कंटेक्स्ट में देख लेते हैं कि क्या है। देखो, रिया चक्रवर्ती की स्टोरी तो आई होप आपको पता ही है, मैंने कई बार बताई भी है कि 25 जुलाई को यहाँ पे एफआईआर जो है वो के सिंह, पिछले लेक्चर में मैंने 25 जून गलती से बोल दिया था, तो आई एम सॉरी। तो 25 जुलाई को यहाँ पे ये जो एफआईआर है वो फाइल की गई थी और उसके बाद फिर ईडी ने भी जांच शुरू की क्योंकि 15 करोड़ का हेरफेर था। तो ईडी ने जब मोबाइल को एक्सेस लिया, मोबाइल का एक्सेस लिया, तो उसमें कुछ चैट्स मिले। उस चैट्स में प्रोक्योरमेंट एज यूज ऑफ ड्रग्स था, कि ड्रग्स का यूज और उसको प्रोक्योर किया गया है। अब यहां पे ईडी का माथा ठनक गया कि भैया ये जांच तो सोसाइटी के लिए कर रहे हैं हम, मतलब ईडी जांच तो ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कर रही है कि पैसा किधर गया अकाउंट से सुशांत सिंह राजपूत के, और हमको फोन में मिल गया ड्रग्स का यूज, ड्रग्स की बातें। ईडी के पास तो अथॉरिटी होती नहीं है भाई, वो तो पैसे वाले मामलों को डील करेगी। ईडी ने बोला, एनसीबी को लेटर लिखा और एनसीबी को जांच सौंप दी। तो तब से लेकर अभी तक एनसीबी ने, अभी मैंने आपको सेक्शंस दिखाए, उसके तहत मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया है। 9 लोगों को गिरफ्तार किया था और 10वीं जो है परसों रिया चक्रवर्ती जो है वो गिरफ्तार हुई है। ठीक है, अब यहां पे 2 कंप्लेन जो है वो एनसीबी पे फाइल की गई थी, एनसीबी ने फाइल की थी। पहला तो ये था, ध्यान दीजिएगा यहां पे, अब जो लेक्चर है वो थोड़ा टर्न लेने वाला है क्योंकि इन्हीं 2 कंप्लेंट को मैं आपको समझाऊंगा। पहली कंप्लेंट ये थी, एनसीबी कह रही थी कि भैया रिया चक्रवर्ती के खिलाफ थी ये कंप्लेन, और रिया चक्रवर्ती की जो चैट्स हैं उसमें ड्रग्स के यूज की बात की गई है। ठीक है, और एनसीबी ने यह भी क्लेम किया है कि रिया चक्रवर्ती ने माना है कि उन्होंने ड्रग्स लिए। दूसरी ध्यान दीजिएगा, दूसरा केस है ड्रग पेडलर, जो ड्रग्स सप्लाई करते हैं। समझ रहे हैं? अब दोस्तों पूरा मामला यह है, क्या रिया चक्रवर्ती इस सिंडिकेट में शामिल थी कि नहीं। एनसीबी तो यह क्लेम कर रही है कि रिया चक्रवर्ती इज एन एक्टिव मेंबर ऑफ द सिंडिकेट। ठीक है, वो तो ड्रग सप्लाई से वो जुड़ी हुई हैं, और यहां जब जितने लोगों से पूछताछ की गई उसमें यह पता लगाया है, एनसीबी का यह कहना है कि उसमें यह पता लगाया है कि कई बार रिया चक्रवर्ती के कहने पे ड्रग्स को सप्लाई किया गया। ठीक है, और ये पूरा जो प्रोक्योरमेंट है, लेकिन ये सुशांत सिंह राजपूत के लिए, सुशांत सिंह राजपूत के कई बार कहने पे सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स जो है वो रिया चक्रवर्ती ने मुहैया करवाया, और ये चार्ज जो है वो अंडर सेक्शन 27A के तहत ये सब फ्रेम किए गए हैं। ये नॉन अवेलेबल है, इसमें अभी जुडिशियल रिमांड को मिली गई है। तो एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया और अभी बायसुल्ला जेल में इनको रखा हुआ है। एनसीबी ने कोर्ट के सामने बोला, रिमांड एप्लीकेशन दी कि हम रिमांड चाहते हैं, जुडिशियल कस्टडी अब मिली है रिया चक्रवर्ती को। तो एनसीबी ने बोला कि जिनसे हमने पूछताछ की और जो भी स्टेटमेंट हमने लिए, जो चैट्स हमने देखी, उनके बेसिस पे हम रिमांड चाहते हैं, और फिर कोर्ट ने इसको ग्रांट कर दी। ठीक, उसके बाद एनसीबी ने यह क्लेरिफाई नहीं किया है। हाँ, इसमें एक और चीज है इंपॉर्टेंट कि एनसीबी ने अभी तक यह क्लेरिफाई नहीं किया है, 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, कौन क्या करता था अभी तक यह क्लियर नहीं है। आप समझ रहे हैं? कौन यहां पे ड्रग्स ले जाता था, कौन ड्रग्स बेचता था, कौन इंतजाम करता था, अभी तक ये पूरी तरीके से क्लैरिफाइड नहीं किया। हो सकता है एनसीबी को पता हो, लेकिन अभी ये बताया नहीं एनसीबी ने, तो उसके लिए तो हमको वेट करना पड़ेगा। लेकिन जो चार्जेस, जो सेक्शन लगाए हैं ना, 10 गिरफ्तारियां हुई हैं, सब पे वो लागू होते हैं। ऐसा नहीं है कि सेक्शन 27A खाली रिया चक्रवर्ती या किसी पर्टिकुलर इंसान पे डाला गया है। जितने सेक्शंस हैं, सारे इंसानों को, जितनों को गिरफ्तार किया गया है, सब पे वो लागू होते हैं। समझ गए? तो उसी हिसाब से एनसीबी जो है वो अपनी चार्जशीट फाइल करेगी। ओके,
रिया चक्रवर्ती का क्या कहना है? रिया चक्रवर्ती बोलती हैं कि एनसीबी जो है वो काफी साइलेंट और डिलिबरेटली जानबूझ के वो अनक्लियर जो क्लियर वो चीजों को क्लियर नहीं कर रही है। कितना ड्रग्स, कितना पैसा और किस तरीके का ड्रग जो है वो कंज्यूम किया गया, ठीक है, जानबूझ के एनसीबी इसको अभी तक क्लियर नहीं कर रही है। और यह भी बताया है कि वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए उन्होंने खुद कभी ड्रग्स नहीं लिए, सुशांत सिंह राजपूत के लिए वो ड्रग्स जो है वो प्रोक्योर करती थी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया ये भी एक सजा है, अगर आप किसी और को ड्रग्स दे रहे हैं वो भी एक सजा है। तो 1 साल की सजा है और फाइन भी, या फिर हो सकता है दोनों, लेकिन ये बेलेबल ऑफेंस है। अगर ये आरोप रिया चक्रवर्ती पे सिद्ध हो जाता है तो रिया चक्रवर्ती को 1 साल की सजा और फाइन दोनों भरना पड़ेगा, लेकिन इनको बेल मिल जाएगी। पहले केस में तो साफ साफ ये दिख रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स को कंज्यूम किया है और प्रोक्योर भी किया है, ठीक है, और चैट्स जो है वो इन्हीं की ही है। हालांकि अभी और भी एविडेंस देखने पड़ेंगे कि इसमें क्या है। अभी दोस्तों वही है कि जांच चल रही है और अभी हमको वेट करना पड़ेगा। मैं आपको एनडीपीएस के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं कि एनडीपीएस जो है सारे इंटरनेशनल प्रोटोकॉल, जितने भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस है ड्रग्स को लेके, उनको फॉलो करता है। साथ ही साथ सरकार जो है किसी भी साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस को ऐड या रिमूव कर सकती है। अगर सरकार को लग रहा है कि कोई सब्सटेंस जो है वो बड़ा खतरनाक है तो इसमें डाल देगी या रिमूव कर देगी, वो आप कंज्यूम नहीं कर सकते। जो ड्रग्स की बात यहां पे की गई है ना, वो प्रतिबंधित है, वो एनडीपीएस एक्ट में आते हैं। आप समझे कि नहीं? marijuana जो है और एमएमडीए है, ये सब प्रतिबंधित हैं। एनडीपीएस एक्ट में एक पूरी ड्रग्स की लिस्ट आती है कि ये आप कंज्यूम नहीं कर सकते। अगर आपने वो कंज्यूम किया तो आप गए काम से। तो सरकार के पास ये पूरी ताकत है। 2015 में दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऐसे ही ड्रग्स को बैन किया गया था। उस ड्रग्स का नाम था मेफेड्रोन। आपने वो देखा ना ब्रेकिंग बैड, उसमें आपने मेथ सुना होगा, ठीक है ना, मेफेड्रोन था। जब ये पता चला सरकार को कि ये ड्रग्स बहुत सारे युवा ले रहे हैं, 2015 में इसको बैन कर दिया। बैन मतलब एनडीपीएस में डाल दिया, यानी कि इसको ऐड कर दिया। तो अगर अब कोई मेथ कंज्यूम करते हुए पकड़ा जाता है तो एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। समझे? ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।